गुड मॉर्निंग एवरीवन, साउथ टुडे से मैं हूं हुमा सैरिश और आज की मॉर्निंग में हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन कालिम निगार और मिजाह निगार गुले नौखेज़ अख्तर साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इब्तिदा से आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइए आपका बचपन कहाँ पे गुजरा? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया और यहाँ का विज़िट करके यहाँ का माहौल देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और जहाँ तक सवाल है आपका कि मेरा बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा, इसी शहर में गुजरा। चौक कचहरी के साथ एक छोटा सा मोहल्ला है तारकाबाद, वहीं पे पैदाइश थी, वहीं पे एक छोटा सा घर था। मुस्लिम स्कूल में स्टार्ट जब तालीम का हुआ, मुस्लिम स्कूल, फिर ये मुल्तान में सारी एजुकेशन मुकम्मल हुई। अच्छा, बचपन में कैसे थे? शरारती, हल्ला गुल्ला करने वाले या शाये किस्म के? नहीं, शाये किस्म के। उसकी वजह ये होता है कि हर वो बंदा शाये होगा जिसको जिनके माली हालात ज़रा कमज़ोर होंगे। तो हम कोई सेठ तो थे नहीं, एक गरीब सी फैमिली, गरीब से भी थोड़ा सा ज़रा कुछ 8-10 दर्जे नीचे कर लेना। लेकिन उस वक्त महसूस शायद इसलिए नहीं होता था कि उस वक्त सारे ही गरीब थे। यानी अगर हम एक जगह पे रहते थे तो साइकिल थी तो सबके पास साइकिल ही थी। गली में अगर दुनिया चारपाई डाल के सो रही थी तो वो सारे ही सो रहे थे। तो उस वक्त फील नहीं होता था इतना। तो उस वक्त जो खसूसन लोग होते हैं जो इस किस्म के माशी क्राइसिस में गुजर रहे होते हैं वो ज़्यादा शाये हो जाते हैं कि यार किसी से बात करते वक्त पता नहीं हमें कोई कम्प्लेक्स हो जाता है ना सारा, कि पता नहीं कोई बुरा ना मना जाए या किसी को ऐसा। तो शायद तो मैं था, ये तो है। अच्छा, तो एक इतना शर्मीला बच्चा एक मिजाह निगार कैसे बन गया? मिजाह निगारी, पता है कि शर्मीला था ये मैंने नहीं कहा, शरारती नहीं था। अच्छा। वो जो दिलो दिमाग में जो शरारत थी वो पनप रही होती थी। वो जहाँ मौका मिलता था वो कहीं ना कहीं जहाँ भी शरारत जाहिर हो जाती थी। लेकिन ये हंसने हंसाने का मुझे शुरू से ही मैंने रंगीला साहब की बहुत सारी फिल्में देखी। उस दौर में भी मुझे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब पसंद थे, मुझे अल्लन नन्ना और ये ड्रामे जो चलते होते थे। ये नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। लिहाजा मेरा आगाज़ तो मिजाह से था ही नहीं, मेरा आगाज़ तो था शायरी से। अच्छा। शायरी मेरी पहली मोहब्बत थी, उसका हाल भी पहली मोहब्बत वाला ही हुआ है। और क्यों, किसी को भी नहीं मिली? जो मतलब नहीं मिल सकी मुझे। तो शायरी मेरा आगाज़ था, अफसाना और कहानी मेरा आगाज़ था। सही। तो यहाँ मुल्तान के रोज़नामा संगे मील में मैंने जब जॉब की, मैं उस वक्त पढ़ भी रहा था, जॉब भी कर रहा था। वहाँ मैंने पहली दफ़ा अपना कॉलम शुरू किया और उसका नाम मैंने सोचा क्या रखूँ, तो नौखेज़ियाँ के नाम से। अच्छा। चूँकि मैं अताउल हक कासमी साहब को पढ़ता था, अताउल हक वो उनका अंदाज़े तहरीर, उनकी शरारत, उनका बरजस्तगी, तो मुझे लगता था कि यार ये जो है ना, ये चूँकि मैं पढ़ता हूँ तो और भी पढ़ते होंगे, ये इस तरह लिखना चाहिए कि हंसते मुस्कुराते हुए लोग आपकी जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो उन तक पहुँच जाए। सो कासमी साहब को देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ। पहले वो मेरे रूहानी उस्ताद थे, फिर मैं बाकायदा उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और आज तक अल्लाह का शुक्र है कासमी साहब मेरे उस्ताद हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी अता करे। माशाल्लाह। स्टूडेंट लेवल में कब से आपने पढ़ना, अदब को पढ़ना कब से स्टार्ट किया? 5वीं क्लास से। यानी उस दौर में मुझे क्या शौक़ होता था, मीर तकी मीर को पढ़ना, इनको पढ़ना, गालिब को पढ़ना, समझ में आए या ना आए। अच्छा। वो अलग बात है। और मंटो को पढ़ना। यानी एक दौर था जिस वक्त मैंने वसीयत कर दी कि मेरा अगर इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र मंटो के साथ बनाई जाए। यानी जज्बातियत इतनी ज़्यादा मंटो से हो गई। फिर शायरी, अफसाने, और ये पढ़ने का हमारे घर में इमरोज़ एक अखबार होता था। आपकी एज कम है लिहाजा शायद आपने सुना होगा। एक इमरोज़ अखबार होता था, वो हमारे घर में इमरोज़ आता था और उसमें बच्चों का एक सफ़ा होता था। मैं और मेरा भाई जमशेद उसका नाम था, वो अब कनाडा में होता है। तो हमें बहुत शौक़ था कि हम ये कहानियाँ पढ़ें। तो क्या करते थे, माँ मेरी उस अखबार को दरमियान में से फाड़ देती थी कि आधा तुम्हारे पास तुम पढ़ लो, आधा तुम पढ़ लो। मैं आधा पढ़ लेता था, बकिया उसमें होता था। वो आधा पढ़ लेता था, उसका बकिया इसमें होता था। तो लिहाजा हम एक दूसरे का अखबार फिर एक्सचेंज करने के लिए बेचैन रहा था। सो इस सवाल का जवाब ये है कि ये तो पैदाइशी मुझे लगता है बचपन से ही। तब आप बहुत छोटे लेवल से पढ़ना शुरू कर दिया था और उसने बहुत असर किया आपकी लाइफ में, आपके करियर में। अच्छा, आज के दौर में लोगों को रुलाना तो बहुत आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल काम आप इतनी आसानी से कैसे करते हैं? आपको नहीं लगता रुलाना भी बड़ा आसान हो गया? ठीक है ना, रुलाना ही तो आसान है, हंसाना मुश्किल है। हाँ, हंसाना मुश्किल है। हंसाने में अच्छा चलें, इसको यूं कर लें कि बाज़ औक़ात हमें लगता है हंसाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मतलब मैं जब कई दफ़ा आप सियासी बयान जब सुबह उठती हैं, पढ़ती हैं सियासी बयान, तो कई दफ़ा आपकी हंसी नहीं निकल जाती। ये तो होता है। ठीक है। असल में हंसाना इसलिए मुश्किल है कि आज ख़ुसूसन आजकल के दौर में इतना लोग मीडिया वसी हो गया है, इंटरनेट आ गया है, लोग कॉमेडी की और सटायर की चीज़ें पढ़ते रहते हैं।
सो आपको तख्लीक करना है एक नया जुमला, उस नए जुमले की बुनत, उस नए जुमले की थ्रो, उस नए जुमले का पंच, और उसके पीछे कोई ऐसी बनावट हो कि लोग उसको पूरा सुने और फिर हंसें भी। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। और ये मैं तो समझता हूँ, मैंने जितनी भी जो मिज़ाह लिखता हूँ मेरे लिए कुआं खोदने के मुतरादिफ होता है। आप मुझसे सीरियस कॉलम लिखवा लें, डेली के 2 लिखवा लें, कोई मसला नहीं। जाहिर है वही बात करके बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है किसी के चेहरे पे। लेकिन जब मैं देखता हूँ किसी के चेहरे पे हंसी आई है ना, तो आप यकीन करें मुझे लगता है जैसे मेरी कोई बहुत बड़ी दुआ कबूल हुई है, जैसे कोई बहुत बड़ी इबादत का सवाब मिल रहा है। कि हम में से हर शख्स को मसाइल है ना, डिप्रेशन है, किसी को बज़ाहिर हमें लोग हंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन ज़रा उनसे जाकर पूछें। मैं पिछले दिनों सुन रहा था, छोटा सा एक क्लिप है लता मंगेशकर का, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि अगर आपको एक और जन्म मिले तो क्या आप लता मंगेशकर ही बनना पसंद करेंगी? उन्होंने, अब लता मंगेशकर सोचे हमारे ज़हन में क्या कि इतनी बड़ी गुलकारा, इतनी बड़ी गायकी का उनका नाम और इतना उनको पैसा कमाया। उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूंगी। अच्छा। क्योंकि जो दुख लता मंगेशकर ने उठाए हैं वो लता मंगेशकर मैं वो नहीं उठाना चाहती। तो अब हमें तो नहीं पता क्या दुख है उनके, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि उन्होंने। तो इसलिए ऐसे माहौल में मुझे क्या ज़रूरत है मैं आपको सुनाऊं कि मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मैं इसलिए परेशान हूँ, और आप मुझे अपने दुख सुनाएं। यही कुछ तो चलता है आजकल। जब मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ, जब मैं कुछ जुमला आपको हंसाऊंगा ना तो आपकी टेंशनें कम होती जाएंगी। आप मुझे दुख सुनाएंगी, मैं आपको दुख सुनाऊंगा, आपके और मेरे मिलके 2 दुख हो गए, 2 दुख हो गए ना, डबल हो गए, और सारा दिन बैठ के हम रोते रहेंगे कि ये क्या होता है। इसलिए हंसाना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। फेसबुक पे एक पोस्ट थी कि मैं उदास था, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, हाँ, अब हम दोनों उदास बैठे हैं क्योंकि वो भी उदास और मैं भी उदास, एक दूसरे को दुख सुना के दोनों उदास। बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे पास मोबाइल है, मैं इसको चार्ज करता था, अब मैंने पावर बैंक लिया हुआ है, अब मैं उसे भी चार्ज करता हूँ। अब मेरा मसला अब मुझे 2 चीजें चार्ज करना पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ी और बड़ी अच्छी इस हवाले से उसकी। अच्छा सर, कहते हैं कि कामयाब होने के लिए किसी न किसी को आइडियल बनाना जरूरी होता है। जी। इस बात को आप किस तरह देखते हैं? होता है जाहिर, आइडियल से मुराद है मेरे सामने एक कोई ना कोई शख्सियत, कोई ना कोई रूट तो होना चाहिए ना, कि यार मैंने यहाँ से जाना है, मैंने इस तरह का बनना है। आप माशाल्लाह एंकरिंग करती हैं, आप माशाल्लाह एक खूबसूरत लहजा है आपका, गुफ्तगू का, उर्दू आपकी अच्छी है, आपको बोलना आता है, लेकिन आपने गोल सेट किया होगा, वो मे बी कि आपने कोई न्यूज़ कास्टर को ज़हन में रखा हुआ हो कि मैंने उसके स्टाइल में करना है। सही। ज़िंदगी में जब हम कोशिश करते हैं ना, कोशिश फैशन की तरह होती है। जैसे हमें कोई इंडियन अदाकार नज़र आता है और हम उसकी तरह फैशन करना शुरू कर देते हैं, ख़वातीन कोई हीरोइन की तरह फैशन करना शुरू कर देती हैं, तो हमें ये फैशन है कि ये हमें किसी एक ना एक को एक प्रेसिडेंट सेट करना होता है। मेरे लिए वो प्रेसिडेंट थे अताउल्लाह कासमी साहब। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं उनकी तरह ज़िंदगी गुजारूं, जिस तरह वो अपनी ज़ात में खड़े हैं, जिस तरह वो ब्लंट हैं, जिस तरह उनकी ज़ात में कोई नेगेटिविटी नहीं है, जिस तरह वो मोहब्बत तकसीम करते हैं, जिस तरह वो प्यार देते हैं लोगों को, जिस तरह वो नए लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और जो कह के उनकी महफिल में फूटते हैं। तो मेरा यही ख्वाहिश रही बचपन से ही कि ये वाला, और मैं अल्लाह का शुक्र है मैं कम अज़ कम उनकी नकल करने के काबिल हो गया हूँ। अभी उन जैसा बनना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो एक जो उनकी कॉपी करनी है, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जो मैं लिखता हूँ वो सारा मैंने कासमी साहब की कॉपी करता हूँ। मतलब एक स्टाइल तो होता है जिसको एक लाइन को लेके चल रहे हैं आप, क्योंकि वो जितना जानते हैं हमारे सटायर और मज़ाक को ग्रास रूट लेवल तक, एक आम आदमी, ये मैंने खासियत देखी। अगर मिज़ाह निगारों को छोड़ के कॉमेडियंस की तरफ आए तो ये मैंने अमानुल्लाह साहब में देखी। मैंने उनका बहुत सारा, मेरे साथ उन्होंने काम किया, लिखा हुआ उन्होंने बोला मेरा, और उनको ये होता था कि मैं हैरान हो जाता था कि इतनी बारीक बात उन्हें कैसे पता है कि छोटे घरों में, मतलब वो कहते थे छोटे घर में दाखिल हो ना किसी गरीब घर में, तो बड़े घर में तो जाए ना, आपको पूछना पड़ता है कि सर मैंने वॉशरूम जाना है, किस तरफ है। छोटे घर में आपको पता होता है किस तरफ होगा। यानी उसका नक्शा, कैसी कमाल की बात है। वो कहते हैं छोटे घरों का सबका एक जैसा ही नक्शा होता है। तो ये अगर इंस्पिरेशन मेरी आप पूछ रही हैं तो वो अताउल्लाह कासमी साहब है। सही। अच्छा सर, ये बताइए, मोहब्बत हुई आपको? हाँ जी, मुझे मोहब्बत हुई है, जिससे मोहब्बत हुई उससे मेरी शादी हुई है। अच्छा, ये अफसोसनाक बात है। नहीं, मोहब्बत हुई या मोहब्बतें हुई? नहीं, मोहब्बत हुई। वो मोहब्बतें वाला जो है, वो जिन मानों में आप कह रही हैं, वो एक दौर होता है जिसमें जिसको हम कहते हैं कि वो जवानी जवानी नहीं जिसमें कोई कहानी ना हो। अच्छा। उसमें मोहब्बतें होती रही, लेकिन एक होती है दिल से मोहब्बत, एक होती है दिमाग से मोहब्बत। मैं हमेशा यकीन रखता हूँ कि आपको दिमाग वाली मोहब्बत
पे यकीन रखना चाहिए। सही। दिल वाली मोहब्बत तो आपको कहीं हो जाएगी, राह चलती किसी लड़की से हो जाएगी, लड़की को किसी कोई लड़का पसंद आ जाएगा। दिमाग वाली मोहब्बत आपको समझाती है कि मोहब्बत भी करनी है और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो जब दिमाग वाली मोहब्बत हुई तो फिर उससे शादी होगी मेरी। दिल और दिमाग दोनों मिक्स करके दिल तो शामिल हो गया उसमें, दिमाग वाली में दिल तो शामिल है ना। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा फैन आपको याद है जिसकी कोई यादगार बात ऐसी हो जो आपको अभी तक याद हो? फ़ैन मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की मोहब्बतें शामिल हैं, उनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं सारे। मेरे लिए जो मेरा फ़ैन है, जो लड़कियां हैं वो मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे मेरी भांजी हैं, जैसे मेरी बहनें हैं, जैसे मेरी बेटियां हैं। उसकी वजह यह है कि वो पता नहीं किस किस्म का इमेज बना के और किस खुशी के साथ वो मेरे से ऑटोग्राफ लेने या सेल्फी बनवाने आई हैं। ये जो बात है दिलचस्पी वाली आपकी बात, ये कई जगह ऐसा होता है कि मसलन मैं बता रहा था, मैं एक दफ़ा एक बस में सफ़र कर रहा था, ये जो लग्जरी बसेस नहीं होती, तो मेरे साथ एक साहब बैठे थे। ये बात भी को 2-4 दिन पहले किया। तो मैं अपनी गाड़ी में नहीं था, मैं उसमें बस में दूसरे शहर जा रहा था। तो उन्होंने, मैं मास्क पहना हुआ था, वो कहीं मास्क उतर गया, तो वो पहले उन्होंने देखा, फिर ज़ोर ज़ोर से ना वो ज़रा एक्साइटेड हो गए, कहने लगे आप गुलेनो खेल सकते हैं? मैंने कहा जी। अच्छा सर, मैं बड़ा फ़ैन हूँ, ये फलाना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुसलसल मेरे साथ सेल्फियाँ बनानी शुरू कर दी। अच्छा, 1-2 तो बना ली। मैंने कहा मैं ईजी होकर ज़रा बैठा हूँ, तो आपकी मेहरबानी अगर आप, हाँ ठीक है सर। मैंने ज़रा टेक लगा ली, मास्क नीचे करके, और मैं आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के लिए मैं सो गया। आंख मेरी खुली तो मैंने देखा वो वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक लाइव पे और बता रहे हैं ये देखें ये नुखेज साहब सो रहे हैं। ये उन्होंने जमाई ली। ये देखें मास्क। अच्छा, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई ना जब मैंने, अच्छा अब मैं जो कुछ कहूँ वो भी सामने चला जाना था। सो मैंने हाथ रखा, मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी खुदा के लिए इसको। अच्छा, फिर वो कहे मेरे ना वो एक चचा हैं, वो दुबई में होते हैं, ज़रा उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा वो क्या बात करूं? इतना कहते कहते उन्होंने फ़ोन मेरे कान से लगा दिया। तो चचा कह रहे हैं हाँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक है आपको? मैंने कहा बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। वो कह रहे हैं वो क्लिप देखा था, वो फलां देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद खाने के लिए बैठा हूँ, तो फिर अचानक मैंने ऐसे नज़र करके देखा, तो वो ऐसे कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, ये नुखेज साहब अब चम्मच से खाना खाने लगे। तो ये मैं ये समझता हूँ उनका प्यार था, लेकिन उस प्यार में मैं फंस गया वहाँ पे बैठे हुए। सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ जो होती है वो अफेक्ट करती है। इसी तरह ही होता है, इसी तरह। मैं आपको बताऊं, जब कोई हमसे सेल्फी लेने के लिए आता है ना, लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, तो ये सच्ची बात है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। लेकिन जब कोई नहीं आता तो मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। ऐसा ही इस बात को समझिए। जब कोई सेल्फी लेने के लिए आते हैं तो ठीक है इरिटेट, लेकिन अगर कोई ना ही आए, कोई ना आए, तो फिर वो जो इरिटेशन है ना उसका जवाब नहीं है कि ये क्या हो गया। की एक आदत होती है, तो मोहब्बत है लोगों की, वो ये समझते हैं कि चूंकि ये मिजाज लिखते हैं तो ये मिजाहिया बंदे हैं, ये हर वक्त मिजाज के मूड में रहते होंगे। तो जाहिर बात है हर बात का, आप जिस तरह से अब बैठी या जैसे आपका एक वक्त में दिल करता होगा ना कि मैं आराम से घर में बैठूं, खाना खाऊं, कैजुअल हो जाऊं, तो हमारा भी मूड बनता है उस कैजुअलिटी। जब हम कैजुअल मूड में होते हैं तो पता चले कि इधर से एक कैमरा ऑन है और वो हमारी रनिंग कमेंट्री कर रहा है, तो वो जान निकल जाती है। सही, बिल्कुल। ये तो बहुत ही मज़े की बात आपने सुनाई है। अच्छा गुलेनो नुखेज साहब, राइटर को अपनी सारी तख्लीकों से बहुत मोहब्बत होती है, हर चीज़ उसे पसंद होती है, लेकिन कोई ऐसी होती है जो बहुत फेवरेट होती है। माँ को भी कोई बच्चा अच्छा लगता है, आपकी क्या बेस्ट है? अच्छा, माँ को जिस बच्चे में कोई कमी होगी, माँ को वो बच्चा ज़्यादा पसंद होगा, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा। तो राइटर को तो वो तहरीर जिसमें कोई कमी रह गई हो वो तो और ज़्यादा उसे पसंद आ जाती है ना। मुझे मिज़ाह में पूछेंगी तो मुझे ख़ुसूसन जो एक आर्टिकल बहुत मशहूर हुआ था गर्लफ्रेंड्स के हवाले से, गर्लफ्रेंड्स किस तरह की होती हैं, बॉयफ्रेंड किस तरह के होते हैं, ये ज़रा यंग जनरेशन को भी पसंद आता है, ये मुझे खुद भी बड़ा वो पसंद था। और ड्रामे में अगर आप पूछेंगी तो मुझे ये डार्लिंग एक्सप्रेस न्यूज़ पे चलता था, ये मेरे पास रहा, इसको मैंने तकरीबन 10 साल इसको किया। फिर मज़ाकरात आप देखती हैं जो चलता है, ये स्टार्ट मैंने किया मज़ाकरात। आफ्ताब इकबाल के साथ बहुत काम किया, वसी शाह के साथ बहुत काम किया, ये सारे जो लोग हैं। और इनमें अगर आप कहेंगे मुझे खुसूसन क्या पसंद है तो तहरीर में तो मुझे मैंने बताया। और किताब कौन सी फेवरेट है आपकी? मेरी अपनी लिखी हुई या किसी की किताब? आपकी अपनी लिखी हुई, फिर मैं किसी की मेरी अपनी लिखी हुई किताब का नाम है टाइम टाइम फिश।
आई लव दिस ठीक बुक। है, बहुत खूबसूरत। ये नॉवेल है और ये मैंने 5 साल में लिखा था। और इस नॉवेल को आपने चूँकि पढ़ा हुआ है, तो ये होता था कि मेरे पास लाहौर में रहने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे पंखा लगा हुआ हो, हालात ऐसे थे। तो ये मैंने मेरे जहाँ मैं एक छोटा सा कमरा था जहाँ रहता था, तो हब्स के दिनों ने, ये तो सामने रेलवे लाइन थी सही। और मियाँ मीर का इलाका था और वहाँ सामने रेलवे लाइन थी। रेलवे लाइन आपको पता है खुला एरिया होता है, तो ये आधे से ज़्यादा नावल उस रेलवे लाइन पे बैठ के लिखा हुआ है। लेकिन वो जो मज़ा आता था ना वहाँ, मुझे सारा दिन मैंने उसके करैक्टर सोचने, कमाला ये कहेगा, सेठ खूबसूरत ये कहेगा, ये फैमी ये कहेगा, ठीक है। उफ, उफ, बहुत खूबसूरत तो नावल उसमें था। अच्छा, उसमें एक नई बात थी कि हमने ये उसमें करैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि सेठ खूबसूरत जो है वो गलत इंग्लिश बोलता है। यानी वो गलत इंग्लिश के साथ उर्दू बोलता है, उसका जैसे आमतौर पे लोग तर्जमा कर देते हैं ना, तो वो बोलता है और इंग्लिश गलत है कि बेटा इनसे मिलो, ही इज़ माई नेफ्यू, ये मेरा दामाद है। अच्छा, वो बंदा जो कमाला आगे से सोचता है कि मैं कौन सी बात का मतलब लूँ। तो ये आप यकीन करें, ये जो टाइम टाइम फिश था, ये मुझे इंडिया से एक ऑफर आई कि हम इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, मेरा दिल चाहता है कि इस पे कुछ बनना चाहिए। बहुत प्यारी पाकिस्तान में तकनीक है। डायरेक्टर्स ने कहा जी हम इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, हमारे लेजेंड थे मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब का मेरा उन्होंने काम किया हुआ, उनके साथ मुझे इत्तेफाक हुआ। तो वो मुझे कहते होते थे कि यार ये कैरेक्टर कमाले का मैं करना चाहता हूँ, ये मैं करूँ कमाले का कैरेक्टर, मैं उसी तरह टेंड करवाऊँ। और आपने उस किताब का अगर टाइटल देखा हो, उस पर मेरी ही तस्वीर जी, है, जी। दोनों तस्वीरें दोनों मेरी। साइडों पे आपकी तस्वीर तो है। वो मुझे आप ज़ाती तौर पे पूछें तो टाइम टाइम फिश बहुत पसंद है। मुझे भी जाती तो वो बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये बताइए कि आपका जो हिस्से मज़ाह है ये कॉलम्स में भी होता है, लेकिन इसमें एक आपका एक आंसर है कि आप इस्लाह कर रहे होते हैं माशरे की। जी जी, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप एक लाइन किसी तरह से लोगों तक कन्वे करनी हो ना, मैंने फ़र्ज़ किया किसी को बताना है कि आपने झूठ नहीं बोलना, मैं खड़ा होकर तकरीर शुरू करूँ, देखें झूठ का ये नुकसान है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोग नहीं सुनेंगे, तकरीर सुनने के मूड में ही नहीं होते। आप मजाक के अंदाज में वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते फिर अगली लाइन पढ़ने पे आमादा करें, फिर अगली लाइन, फिर अगले पैरे पे आएँ, फिर और इसी में आप अपना मैसेज दे जाएं। ये मैसेज पे कन्वे करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और मैंने तो देखा है कि इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, लोग इसको फॉलो करते हैं, इस चीज़ को लोग समझते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि वो बैनसतूर जो मैसेज है उस तक वो पहुँच जाते हैं। सही। आम जिंदगी में भी आप देख लीजिए, हम हंसते मुस्कुराते जब कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा कन्वे हो जाता है। आप किसी को ये देखिए, लाइटर मोड में कोई बात बता रहे हैं ना आप। आजकल तो ऐड भी जो चल रहे हैं ना, वो भी ये होते हैं फनी, ऐड भी फनी हो, फनी वे ऑफ टॉकिंग, फनी वे ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें फनी वे में जितना आप करें वो शानदार। इवन मैं तो ये कहता हूँ मियाँ बीवी भी अगर फनी वे में एक दूसरे के साथ जिंदगी वैसे तो गुजारते ही फनी वे में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर सकती है उनकी। सही, क्योंकि लाइटर वे में अगर जैसे दो दोस्त हैं आपस में, वो एक दूसरे को थप्पड़ भी मार देते हैं तो वो फनी वे में चल जाता है, लेकिन अगर वही गुस्से में हल्का सा भी मार दें तो इसी तरह बिल्कुल है। आप देखें दोस्तों में आपस में, यानी बुरे अल्फाज में भी एक दूसरे गालियां देते होते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं, कोई उसको माइंड नहीं करता। वही आप ज़रा किसी को सीरियस कह के देखें तो मिजाज में दिया हुआ मैसेज ज़्यादा अच्छा कन्वे हो जाता है, ज़्यादा उसको परसीव ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं लोग। आप माशाल्लाह अपनी लाइफ से बहुत मुतमईन नज़र आते हैं, आपको जहाँ पर भी देखें आप ये बात बता रहे होते हैं। मुतमईन ज़िंदगी का राज क्या है, आप ये जाते जाते हमारे देखने वालों को बताइए। मैं समझता हूँ कि मैं खैर मुतमईन ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन वो तो किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन एक शुक्रगुजारी, सियाने एक कहते काम हैं सुकून होना। कब्र में है सिर्फ, ठीक है ना। तो मसला ये है कि किसी हद तक मेरे भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, लेकिन आपको जब सुख मिलता है ना, औलाद का सुख मिले औलाद की तरफ से, तो मेरा बेटा है जी समरेज़, 2 बेटे हैं मेरे, महरोज़ और समरेज़। बड़ा बेटा समरेज़ है, वो एक किस्म का मेरा बाजू है, सच्ची बात है, और उसने जितनी मोहब्बत से, और आपको ये सुख मिलता है अपनी वाइफ की तरफ से, औलाद की तरफ से, बच्चों की तरफ से, तो आप इत्मीनान महसूस करते हैं। और सुख इसमें है कि आपने नहीं इसकी परवाह करनी कि आप को सिर्फ 5 स्टार होटल में ही खाना खाना है। सही। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है ताउलक कासमी साहब से। मुझे मैं 5 स्टार होटल में भी उतना ही मज़ा लेता हूँ, मुझे आप मासी बरकते के तंदूर पे बिठा दें, वहाँ भी उतना ही मज़ा लूँगा खाने का। मुझे आप ड्राइवर होटल पे बिठा दें,
आप खुद सोचें कि जब आप लोग कहीं फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर जा रहे हो, आपको 5 स्टार होटल में खाने का मजा आता है या ड्राइवर होटल पे? ऐसा हमारी ही, ब्रेकिंग एक ढाबे ड्राइवर पे होटल पे चाय लगती है। पीना ज्यादा मजे का है हमारी होटल से। इसी तरह हम ढाबे पे रुकते हैं, वहां पे वो चारपाइयां पड़ी होती हैं कूलर से, उनके मटके से, मजा ही उसका है, हम तो उसको एडवेंचर समझते हैं। लिहाजा जिंदगी में से ना ये चीज निकाल दें कि पता नहीं मैं इस वक्त क्या लग रहा हूँ, पता नहीं मेरा जो कुछ आप हैं वैसे रहें। हमारी जिंदगी में ये सादगी मफकूद होती गई और जिंदगी अजाब बनती गई। अभी भी आप पूछ लें, महंगाई हुई तो है लेकिन कुछ हमने भी तारी कर ली जिसकी वजह से हमारी टेंशनें बढ़ गई। अब हमें टेंशन है कि हमारा वाईफाई चल रहा हो। ऐसा ही यार वाईफाई बिला वजह का खर्चा हमने डाल लिया। आप यकीन करें, घर में जाएं ना, और अगर आप घर में जाएं और पिन ड्रॉप साइलेंस हो, यानी आपके घर में 8-10 अफराद हैं, इसके बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस है, 7 बजे से ही समझ जाएं इंटरनेट के कनेक्शन फुल आ रहे हैं कि सारे अलग अलग सब बैठे हुए हैं ना, कोई जो ही आप उसको ऑफ करेंगे सारा घर फिर से ऐसा लगेगा जैसे सोया हुआ महल था और दोबारा से सारे जिंदा हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया तशरीफ आपका, का, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने बातें बुलाया और मेरे लिए एजाज था यहाँ इस इदारे में Thank you आना, so much. तो आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so बहुत much. शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज अपनी गुफ्तगू सुनी गुलन ख़ैज़ अख्तर की कि अपनी ज़िंदगी को जितना सिंपल हो सकता है गुजारें और उसी में खुश रहें जो आपके पास है। आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।